की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रामपुर आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। ईवीएम में दिग्गजों की किस्मत कैद हुई है। रामपुर में लगभग 40% मतदान हुआ है और आजमगढ़ में लगभग 50% मतदान हुआ है। और अब 26 जून को लोकसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तो देखिए कहां पर क्या कुछ रहा दिन भर, हर एक अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है। बड़ी जानकारी ये है कि वोटिंग की प्रक्रिया हो गई है खत्म। अब 26 जून का इंतजार है और 26 जून को पूरी तस्वीर साफ हो जानी है। ईवीएम में कैद हो गई है दिग्गजों की किस्मत। और देखिए रामपुर में लगभग 40% मतदान हुआ है। आजमगढ़ की बात कर लीजिए, लगभग 50% हुई है वोटिंग। और 26 जून को जब आएंगे नतीजे तो फिर भाग्य का फैसला हो जाएगा कि किसके भाग्य में क्या आने वाला है। 26 तारीख को ये पूरी तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। रामपुर में लगभग 40% मतदान हुआ है। आजमगढ़ की बात करें तो 50% मतदान हुआ है। इंतजार अब 26 जून का है क्योंकि ईवीएम में जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत कैद हो चुकी है और जनता ने फैसला कर लिया है। और चलिए सुबह से लेकर शाम तक वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने से लेकर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने तक हर एक जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। हमारे साथी चप्पे चप्पे से रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाते रहे। सीधे आपको ले चलते रामपुर, हमारे साथी सनोज वहां से लगातार बने हुए हैं। सनोज, कैसा रहा दिन भर जरा बताइएगा, क्योंकि हमने देखा जो उम्मीदें बेतहाशा की जा रही थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं। बड़ी संख्या में वोटर्स आएंगे ये कहा गया, लेकिन अंत में हुआ ये कि पोलिंग बूथ सन्नाटे में दिखाई दिए। सनोज। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वोटिंग प्रतिशत बहुत ज़्यादा रहेगा, करीब 40% रहा। और अगर पिछली 2019 की बात कर ले तो 63.45% 2019 में लोकसभा जो चुनाव हुए थे उस दौरान मतदान प्रतिशत रहा था। और इस बार अभी जो तस्वीर साफ हुई है वो करीब 40% तक मतदान रहा। तो आप खुद सोचिए कि कितना कम है, यानी करीब 23-24% के करीब जो मतदान है वो कम रहा। सुबह के वक्त जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं की भारी कतारें देखने को मिली थी और मतदान केंद्र के बाहर तक भी मतदाता थे। सुबह 5 बजे से आकर मतदाता कतारों में लग गए थे, जबकि वोटिंग 7 बजे होनी थी। और उसके बाद अगर शहरी इलाकों की बात करें और खास तौर से उस रामपुर की बात करें कि जिस रामपुर के लिए कहा जाता है कि यहाँ के लोग सुबह के वक्त वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन दोपहर की बात रही हो या शाम की बात रही हो, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तरसते नजर आए। और खाली ये 1-2 बूथ की बात नहीं है। अगर रजा डिग्री कॉलेज की बात करूं, जुल्फिकार कॉलेज की बात करूं या आसपास के और तमाम पोलिंग बूथ की बात करूं तो सब पर इसी तरह की तस्वीरें नजर आई। यानी रामपुर की रणभूमि में जो कांटे की टक्कर थी, इतना मतदान प्रतिशत कम होने से सभी की टेंशन बढ़ गई है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या जीत का अंतर ज्यादा होगा या जीत का अंतर कम रह जाएगा, पहले वाले नतीजे बेहतर आएंगे या इस बार के नतीजे बेहतर आएंगे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं कि जो रामपुर की सियासत में घूम रहे हैं। आपने देखा कि 2 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना था, एक आजमगढ़ की बात हो और एक रामपुर की बात हो। चुनाव सकुशल संपन्न हो गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला। और आजम खान साहब को आपने सुना जिस तरीके से उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए कि मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा, इसीलिए मतदान केंद्र सूने पड़े हैं। और अब्दुल्ला आजम की बात कर ले तो उन्होंने भी सीधा कहना था कि जो पुलिस है, सीधा आरोप लगाया था कि पुलिस मतदाताओं को, एक पक्ष के या एक पार्टी के मतदाताओं को डरा धमकाकर वापस घरों में भेज रही है, इसलिए मतदान केंद्रों पर मतदाता कम नजर आ रहे हैं। और उधर बीजेपी ने भी तमाम आजम खान को लेकर हमलावर नजर आए। बिल्कुल, रामपुर में जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी उस तरीके से मतदान नहीं हुआ। बहुत ज्यादा लोग अपने घरों से नहीं निकले और दूसरी तरफ बयानबाजी भी खूब हुई, आरोप भी खूब लगे। लेकिन आजमगढ़ में कैसा रहा सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक का सूरत हाल, ये बताने के लिए नीतीश हमारे साथ लगातार सुबह से एक अपडेट दे रहे हैं। नीतीश, कैसा रहा मतदान और क्या रहे लोगों के मुद्दे? देखिए, मुद्दों की बात करें तो आजमगढ़ में विकास का मुद्दा इस बार प्राथमिकता के तौर पर सामने आया है। जनता से जब हमने बातचीत की और सबसे बातचीत में यही तथ्य सामने आया कि इस बार हमने जो वोट किया है वो विकास के मुद्दे पर किया है। दूसरी कोई स्थानीय छवि भी कहीं ना कहीं जनता के जहन में दिखाई दी इस बार के मतदान में। तो ऐसी स्थिति में अब देखना ये होगा कि जो बयान के रूप में सामने आई है क्या वो मतों के रूप में भी सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो भी यहाँ के प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में अब कैद हो चुकी है और अब उस वक्त का इंतजार करना होगा जब मतगणना के नतीजे सामने आए।
अब रही आज की बात, तो आज जब मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, सुबह 6 बजे की मैं बात कर दूं, तो जैसे ही यहाँ पर हम लोग पहुँचे और पहुँचने के साथ जब स्थितियाँ देखी तो उस दौरान मतदान केंद्रों पर भीड़ नहीं थी। मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है और मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के साथ तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं कि ऐसा लगा जैसे आजमगढ़ की जनता मतदान प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सहभागिता करने में हल्की पड़ेगी, लेकिन समय बदलने के साथ जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया वैसे वैसे लोग भी घरों से निकलने लगे और मतदान प्रतिशत आजमगढ़ का करीब 50% के करीब रहा। वोट युद्ध के बाद भी उपचुनाव को लेकर घमासान जारी है, क्योंकि रामपुर में सपा नेताओं ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सियासी मोर्चा खोल दिया है। खुद आजम खान ने वोट डालने के बाद पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, जबकि इसी तरह के इल्जाम सपा उम्मीदवार आसिम राजा ने भी लगाए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का वोट युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब मतदान को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोपों से मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत के तौर पर एक चिट्ठी भेजी गई, जिसमें दावा किया गया कई मतदान केंद्रों पर सपा के बूथ एजेंट्स को साजिश के तहत बाहर निकाल दिया गया। जबकि रामपुर में वोट डालने के बाद आजम खान भी बेहद तल्ख अंदाज में बोलते दिखे। हमारे प्रत्याशी पार्लियामेंट के हर थाने गए हैं, थानागंज गए हैं, कोतवाली गए हैं, सिविल लाइंस गए हैं, और सबसे ज़्यादा जो अभद्र व्यवहार किया है वो थानेगंज के इंस्पेक्टर ने किया है, और उसने मारपीट भी की है लोगों के साथ। अब वोट परसेंटेज गिराने के लिए सिर्फ एक वर्ग और एक समाज के लोगों को अगर दहशत ज़दा करेंगे, पिछले ज़िलाधिकारियों की तरह, पुलिस अधीक्षकों की तरह, अगर इस बार भी होगा, चलिए हमारा चुनाव था, हमने तो हर बात सह ली, लेकिन हर कोई तो नहीं सह लेगा। इसी तरह रामपुर से सपा उम्मीदवार आसिम राजा ने पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। स्वार टांडा कॉन्स्टिट्यूंसी जो असेंबली की है, उसकी तारीख में आज़ादी के बाद सबसे कम पोल इस इलेक्शन में होने की आशंका है, क्योंकि पुलिस का आतंक है। मैं 1.5 घंटा टांडे के एक बूथ के बाहर खड़ा रहा। वहीं वोटिंग करने के बाद आजम खान की पत्नी और पूर्व विधायक तजीन फातिमा ने ऐसे ही इल्जाम लगाए। नहीं, मतदान तो बहुत सुस्त चल रहा है, बहुत स्लो। क्या वजह है, क्या वजह मानती है? वजह है कि पुलिस की बहुत ज़्यादा ज्यादती रही है। जहाँ जहाँ बूथ पे से खबरें मिल रही हैं, कहीं तो लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं डंडे मारे जा रहे हैं, और वोटिंग इसलिए बहुत स्लो है। एक और सपा नेताओं की तरफ से जमीनी मोर्चा बंदी की गई, तो मोर्चा सोशल मीडिया पर भी खोला गया। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, मुस्लिम महिलाओं को मतदान से रोका जा रहा है, प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मामले में चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील। रामपुर की स्वार टांडा सीट से विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया, लोकतंत्र पर ठोको राज भारी, बधाई हो, मेरा देश बदल रहा है, सोच रहा हूँ चुनाव से पहले नतीजे घोषित कर देने चाहिए थे, बेकार सरकार का पैसा बर्बाद कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आजम खान ने रामपुर में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। आजम खान ने आज वोट डालने के बाद एबीपी गंगा से बातचीत भी की। उन्होंने कहा, आज वोटिंग के दौरान पुलिस ने कई लोगों को मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोक दिया। आजम खान साहब, आरोप बेहद गंभीर है, आपको क्या लग रहा है? जो एक सोचा आपने ही दिखाए हैं बूथ, हमने खुलकर कहा है, सिर्फ एबीपी गंगा ने बूथ दिखाए, बाकी किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी जो बूथ दिखा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इसके लिए हम तो सच ही दिखाते हैं। किसी ने नहीं दिखाया आपके अलावा। आजम साहब, बस 2 मिनट आपसे लूंगा। जिस तरह की आप शुरू से ही कहते आ रहे थे, आपको लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव की जो उम्मीद थी और जो दावा था वो किया गया, वो पूरा होता नजर आ रहा है? नहीं, जब आप खुद दिखाए चुके हैं खाली बूथ सारा दिन, तो इसे निष्पक्ष कैसे कह सकते हैं आप? ये चुनाव ही कब है? इसे चुनाव कहेंगे आप? अगर हिटलर के ज़माने में चुनाव होता, चंगेज़ के ज़माने में होता, तो शायद ऐसा ही होता। हो सकता था वो भी कुछ पढ़ने देता। अच्छा सर, हमने मतदाताओं से भी बात की थी, तो मतदाता को भी कहना था कि कुछ ऐसे मतदाता कि बस अगर कह देंगे तो दिक्कत हो जाएगी।
सब घर पे पुलिस पहुंच जाएगी, अभी उठा लाएंगे, चालान हो जाएगा हमारे साथ भैंस डकैती में, क्योंकि वो एक खाना खोला रहते हैं ना पुलिस का कि अज्ञात में बकरी, मुर्गी, भैंस, किताब, फर्नीचर डकैती में उनके भी नाम बढ़ा दिए जाएंगे। अभी आखिरी नाम जो हमारा बढ़ा था जिस केस में 2.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी का तो संज्ञान लिया और बुरा माना, उसी पर तो मजिस्ट्रेट लेवल की बेल हमें सुप्रीम कोर्ट ने दी। संविधान का पहली बार किसी को हक मिला तो मुझे मिला, आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार मजिस्ट्रेट बेल सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दी। वोट युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं आज किस तरह दिग्गजों ने वोटिंग की कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और वोट शक्ति का इस्तेमाल किया। और मतदान के बाद सपा और भाजपा दोनों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी अपनी जीत की हुंकार भरी। रामपुर के रण में दिग्गजों ने अपनी वोट शक्ति का जमकर इस्तेमाल किया। सपा नेता आजम खान से लेकर भाजपा और सपा उम्मीदवारों समेत तमाम नेताओं ने मतदान किया। दोपहर करीब 4:30 बजे आजम खान ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके बाद एबीपी गंगा संवाददाता सनुज शर्मा के साथ खास बातचीत की। जिस तरह की आप शुरू से ही कहते आ रहे थे, आपको लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव की जो उम्मीद थी और जो दावा था वो किया गया, वो पूरा होता नजर आ रहा है? जब आप खुद दिखा चुके हैं खाली बूथ सारा दिन, तो इसे निष्पक्ष कैसे कह सकते हैं आप? ये चुनाव ही कब है? इसे चुनाव कहेंगे आप? जबकि भाजपा उम्मीदवार घनश्याम लोधी भी वोटिंग करने के लिए लंबी लाइन में खड़े दिखाई दिए। वोट डालने के बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। देखिए, कोई जमाने होते थे कभी किसी का गढ़ होता था, अब तो लोकतंत्र है और ये सब कमल खिल रहा है, देख लो आप पूरा, है ना। और ना कोई सपा है, कोई एक तरफा भाजपा का कमल खिलने जा रहा है पूरे रामपुर में। और तो आज 23 तारीख को 26 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा। वहीं रामपुर का नवाब परिवार भी वोट डालने पहुंचा। मतदान के बाद नवाब काजिम अली खान आजम खान पर जमकर बरसे। जो रामपुर लावारिस था पिछले 5 साल से, बल्कि 5 साल से ऊपर से जो लावारिस था, मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि दोबारा यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के लोगों को उनका जो अधिकार है वो वापस मिलना चाहिए। दानियापुर पोलिंग बूथ पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी वोट डाला। देखिए, अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग हर विकास के मुद्दे पर किस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदो और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोद करके और उस विकास के रास्ते में रोड़े पैदा करो। मतलब वोट का इस्तेमाल हो चुका है, अब इंतजार है 26 जून का, जब पता चलेगा किसका पलड़ा कितना भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब आजमगढ़ के वोट युद्ध की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ भी दिग्गजों ने अपनी वोट शक्ति का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ अपनी जीत का दावा भी किया। आजमगढ़ के सियासी अखाड़े में उपचुनाव की वोटिंग परीक्षा में दिग्गजों ने किस्मत आजमाई। बसपा उम्मीदवार गुड्डू जमाली ने अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद अपनी जीत का दावा किया। बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव 200% जीत रही है, जीत जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये चुनाव मैं नहीं, यहाँ की सम्मानित जनता लड़ रही है। जबकि निरहुआ बूथ का मुआयना करते नजर आए और उन्होंने हर जगह खुद को नंबर 1 बताया। एक बड़ा संदेश देने जा रहा है पूरे देश को। जो यहाँ पे कहा जाता था MOI समीकरण, जिसके बल पे वो दावा ठोकते थे विपक्ष के लोग, वो MOI भी आज आ चुका है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हमारे मुसलमान भाई भी भारतीय जनता पार्टी को आज समर्थन दे रहे हैं। जो यादव भाई हैं वो भी आ चुके हैं। तो इसी उपचुनाव से पूरे देश में एक नया संदेश जाएगा। वहीं धर्मेंद्र यादव ने भरोसा जताया कि आजमगढ़ ने साइकिल पर ही मोहर लगाई है। नेताजी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मान दिया, मुझे भी बहुत प्यार मिला और मैं उम्मीद करता हूं अपने इस परिवार के बीच आज हमारा बेहतर से बेहतर परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। आदरणीय नेताजी का सम्मान बढ़ेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मान बढ़ेगा, उनके नेतृत्व। निजामाबाद से सपा विधायक आलम बदी ने भी पूरे परिवार के साथ वोट डाला। मतलब जीत के अपने अपने दावे हैं।
लेकिन फैसला जनता को ही करना है, जो ईवीएम में कैद हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं इस वक्त की 7 बड़ी खबरों पर। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगे दाखिल। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। प्रस्तावक की पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह का नाम। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर मध्य प्रदेश बीजेपी में जश्न का माहौल। भोपाल में पार्टी ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी वेशभूषा में लोक नृत्य किया। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया, तो वहीं शिवसेना ने बहुमत साबित करने की बात कही। पूरे राजनीतिक उठापटक पर बीजेपी की भी नजर। एकनाथ शिंदे गुट की उद्धव ठाकरे के सामने बड़ी शर्त, कहा उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें और महाविकास अघाड़ी से बाहर आए तभी करेंगे बात। उद्धव की बातों पर भरोसा करने से भी किया इनकार। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी सरकार छोड़ने के संकेत दिए। कहा बागी विधायक चाहते हैं तो मैं महाविकास अघाड़ी छोड़ने के लिए तैयार। विधायक 24 घंटे में मुंबई लौटकर करे बात। एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ अपना नया वीडियो जारी किया। वीडियो में शिंदे के साथ दिख रहे 41 बागी विधायकों ने शिंदे के समर्थन में नारे लगाए। तेलंगाना में नक्सलियों की भर्ती मामले की जांच में जुटी एनआईए। हैदराबाद में 3 जगहों पर एनआईए ने छापे मारे। सत्याग्रह आप देख रहे हैं और उससे बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे। रामपुर आजमगढ़ उपचुनाव की वोटिंग के बाद सपा का बड़ा आरोप है। आरोप क्या है देखिए, आजमगढ़ रामपुर में सत्ता के दुरुपयोग में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। समाजवादी पार्टी ने ये कहा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है, बड़ा आरोप है समाजवादी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता दें। रामपुर और आजमगढ़ में आज उपचुनाव हो चुका है और वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी का कहना है कि सत्ता के दुरुपयोग में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में ये बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है। मतदान को प्रभावित करने के लिए कई बाधाएं खड़ी की गई, ये बात भी समाजवादी पार्टी ने कही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवार के नाम के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं। और इसी कड़ी में कल यानी शुक्रवार को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के विधायकों और सांसदों की मीटिंग बुलाई है। सपा विधायकों और सांसदों की ये बैठक कल दिल्ली में सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, जिसमें अखिलेश यादव 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव पहले ही ममता बनर्जी की अगुवाई में विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान कर चुके हैं। आपको बता दें कि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत कई और दलों ने समर्थन दिया है। कि समाजवादी पार्टी का जो निर्णय है वो ममता बनर्जी जी के लिए है, वो जो तय करेंगी उनके साथ समाजवादी पार्टी। लेकिन भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए की तरफ से महिला और आदिवासी चेहरे के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से पहले ये साफ नहीं था कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और बीजू जनता दल सत्ता पक्ष के उम्मीदवार का समर्थन करेगी या विपक्ष की ओर से उतारे गए प्रत्याशी का। लेकिन अब जेडीयू और बीजू जनता दल ने भी राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति चुनाव के मतदान तक यशवंत सिन्हा के लिए विपक्षी दलों की एकता बरकरार रह पाएगी या नहीं। बात राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी हलचल बेहद तेज हो गई है। कल भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन की तरफ से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करेंगी और कल द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली रवाना हो चुके हैं। और कल द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा, इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। और भाजपा शासित कई और राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। एनडीए के घटक दलों के कई बड़े नेता, प्रस्तावक भी मौजूद रहेंगे। 3 तस्वीरें कौन कौन होगा शामिल, उसी की आपको दिखा रहे हैं, उससे जुड़ी हुई।
राष्ट्रपति चुनाव में यूपी का दबदबा दिख रहा है। इसे केवल इस बात से ही समझा जा सकता है कि कुल वोट वैल्यू का करीब 15% केवल उत्तर प्रदेश के पास है। जी, और साथ ही यूपी के वोट के वैल्यू भी सबसे ज्यादा है। यूपी के विधायकों की वोट वैल्यू 208, जबकि सांसदों की वोट वैल्यू 700 है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू कल नामांकन करेंगी। मुख्यमंत्री योगी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में यूपी का दबदबा है। यूपी के विधायकों के वोट वैल्यू 208, जबकि सांसद की 700 है। राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार के प्रस्तावकों में 3 यूपी से हैं और तीनों ही दलित चेहरे हैं। यूपी से कांता कर्दम, सतीश गौतम और ब्रजलाल ने राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक बनकर हस्ताक्षर किए। कांता कर्दम और ब्रजलाल दोनों ही राज्यसभा के सांसद हैं, जबकि सतीश गौतम अलीगढ़ से लोकसभा सांसद हैं। यूपी के 80 लोकसभा सदस्य हैं, 31 राज्यसभा सदस्य और 403 विधायक हैं। इस तरह लोकसभा सदस्यों के मतों का कुल वैल्यू 56,000 होता है। लोकसभा सदस्यों में सर्वाधिक 62 सांसद भाजपा के हैं। राज्यसभा की 31 सीटों का कुल वैल्यू 21,700 होता है, जिसमें 25 सीटों के साथ भाजपा सबसे आगे है। इसके अलावा देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी यूपी है। यहाँ विधायकों की संख्या भी ज्यादा है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा यूपी के विधायकों के वोट का वेटेज होता है। इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य 208 है। बीजेपी गठबंधन के पास सबसे ज्यादा 273 विधायक हैं। उनकी वोट वैल्यू 56,784 है। मौजूदा वक्त में यूपी के विधायक के वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो सिक्किम के विधायक के वोट वैल्यू सबसे कम, केवल 7 है। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर बेहतर काम किया है। ऐसे में उन राज्यों की वेटेज न घटे, इसके लिए 1971 की जनसंख्या को आधार माना जाता है, जो 2026 तक ऐसा ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। कल अखिलेश यादव ने लखनऊ में बुलाई है अहम बैठक, बड़ी बैठक में सपा के विधायक और सांसद रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा का समर्थन किया है। यशवंत सिन्हा है विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जिसको लेकर कल एक बड़ी बैठक भी होनी है। अखिलेश यादव ने ये बैठक बुलाई है। बड़ी जानकारी आपके सामने। ये मीटिंग लखनऊ में होगी, अखिलेश यादव की मौजूदगी में होगी। बैठक में सपा के तमाम जो विधायक हैं उनको कहा गया है कि आपको शरीक होना है और सांसद भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर आगे बढ़ेंगे अखिलेश यादव। और चलिए सीधे हमारे साथ अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। अनुभव, कल मीटिंग बुलाई है अखिलेश यादव ने, मीटिंग में कौन कौन पहुंचेगा, ये बैठक किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्या कुछ होगा, बताएं विस्तार से अनुभव। देखिए, बिल्कुल अब राष्ट्रपति के चुनाव होने 18 जुलाई को, और उसके लिए नॉमिनेशन तो शुरू हो चुका है। एनडीए की कैंडिडेट तो कल अपना नामांकन फाइल भी कर देंगी। अब जो विपक्ष है, जो तकरीबन 17 दल एक साथ आए हैं, उनके कैंडिडेट यशवंत सिन्हा है। उसी के लिए समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने अपने पार्टी के सभी विधायकों को बुलाया है, सांसदों को बुलाया है, पार्टी कार्यालय पर बैठक रखी है। दरअसल कुछ जो सांसद हैं और अन्य हैं, वो उन्हें अब प्रस्तावक बनाया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, और जब भी राष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो सांसद उसमें प्रस्तावक होते हैं, और इसीलिए कल ये सांसदों की, विधायकों की बैठक बुलाई अखिलेश यादव ने। साथ ही साथ देखिए, रणनीति पर भी चर्चा होगी। अब क्यों? क्योंकि जब 18 जुलाई को वोट डाले जाएंगे तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से वोटिंग करानी है। समाजवादी पार्टी के इस वक्त उत्तर प्रदेश में 111 विधायक हैं, और यूपी के जो विधायक हैं उनके वोट का वेटेज सबसे अधिक है पूरे देश में, 208 उनके वोट का वेटेज है। इसी तरीके से जो सांसद हैं उनके वोट का वेटेज 700 है। तो क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो वोट करेंगे, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। क्योंकि ये जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, ये प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, यानी आपको 1, 2, 3 नंबर देना होता है कैंडिडेट को, और बैलेट पेपर दिया जाता है, उस पर आपको नंबरिंग करनी होती है, 1, 2, 3 लिखना होता है। तो एक अलग तरीके से ये चुनाव होता है। पेन भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी जाती है। तो इन सारी चीज़ों पर, और समाजवादी पार्टी की बात करें तकरीबन, और इसीलिए रणनीति बनाएंगे अखिलेश यादव, और इसीलिए कल की मीटिंग उन्होंने बुलाई है। क्या कुछ मीटिंग से बाहर आएगा, इस पर रहेगी नजर। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।
कानपुर हिंसा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। 3 जून को हुई हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। हिंसा का आरोपी अकील खिचड़ी पाकिस्तान में किसी से फोन से संपर्क में था। फोन करके वो उससे कनेक्शन में था। अकील खिचड़ी और पाकिस्तानी शख्स के बीच चैट के सबूत भी सामने आए हैं। चैट के मुताबिक हिंसाग्रस्त इलाके में बम लाने के लिए भी कहा गया था। और देखिए वो जो चैट है वो भी इस वक्त हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 3 जून को जिस तरीके से कानपुर में हिंसा हुई उसके बाद कई कनेक्शन पहले भी सामने आ चुके हैं। कई व्हाट्सएप चैट्स, व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र पहले भी किया जा चुका है। लेकिन इन सब से अलग अब पाकिस्तान कनेक्शन भी इसका निकलकर सामने आ रहा है। और रतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रतीश, पहले भी कई सारे खुलासे 3 जून को हुई हिंसा के बाद हुए हैं। लगातार तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है और अब नया कनेक्शन वो भी पाकिस्तान से। बिल्कुल 3 जून को जो कानपुर में हिंसा हुई, बवाल हुआ, उसके बाद से ये सबसे नया खुलासा है। एसआईटी अपनी जांच कर रही है और जो तफ्तीश हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, उसके बाद सबसे बड़ा खुलासा ये कहा जा सकता है कि इसका पाकिस्तान कनेक्शन निकल के आया है। जो व्हाट्सएप चैट निकल करके आए हैं, अगर उन पर गौर किया जाए तो साफ तौर पे उसमें लिखा हुआ है कि अलबरकत पेचबाग मार्केट आ जाओ, सभी लड़कों से ये बात कही जा रही है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि झोला ले आना, झोले में बम रखे होंगे और गुड्डे भाई एक नाम उसमें लिखा हुआ है, उनके घर के फ्लैट के नीचे आ जाना, अगर कम पड़े तो और भी मिल जाएंगे। और उसके बाद ही चंद्रेश्वर हाते का जिक्र किया जा रहा है। दरअसल चंद्रेश्वर हाता ही वो आता है जिसके बारे में पूरी तफ्तीश में निकल के आ रहा है कि ये पूरा मकसद चंद्रेश्वर हाते को खाली कराना था। कई बिल्डर्स जो पुलिस के रडार पे हैं इस हिंसा के मामले में, उनकी गिद्ध की दृष्टि इस हाथे पर लगी हुई है। काफ़ी बड़ा इलाका है और ये इसको कब्जा करने के लिए एक षड्यंत्र, एक साजिश रची गई। कई सारे अपने उल्लू सीधा करने के लिए इस हिंसा को भड़काया गया। उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन अब निकल के आया है। अकील खिचड़ी, जिसका ये व्हाट्सएप चैट बताया जा रहा है, वो हिस्ट्री शीटर है। उसका भाई अतीक खिचड़ी हिस्ट्री शीटर है और अकील पर भी इस हिंसा को भड़काने के आरोप हैं। पुलिस के रडार पर वो है। और इसका अगर चैट की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो हुक्मरान बैठे हुए हैं उनसे निर्देश मिलने, यानी शेख का नाम आ रहा है, उनसे निर्देश मिलने की बात सामने आ रही है। पुलिस हालांकि फूक फूक कर कदम आगे रख रही है। पुलिस के जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने साफ तौर पर यह कहा है कि ऐसे चैट्स उनको मिले हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे खुलासे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान वाला खुलासा सबसे बड़ा है। जिन नामों का जिक्र चैट में है उन नामों को लेकर भी पड़ताल होगी। आगे क्या होता है आने वाले वक्त में लगातार रहेगी नजर। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी में बदलाव किया। कांग्रेस ने यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की सीडब्ल्यूसी में एंट्री की घोषणा की है। यूपी कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी है, बदलाव है। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद छोड़ा था पद अजय कुमार लल्लू ने, लेकिन अब उनको नई जिम्मेदारी मिलेगी, ऐसी जानकारी है। तो आपको बता दें सीडब्ल्यूसी में शामिल हुए अजय कुमार लल्लू। सीडब्ल्यूसी में उन्हें जगह मिली है। लल्लू को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद इन्होंने अपना पद छोड़ा था, लेकिन अब कांग्रेस सीडब्ल्यूसी में एक नई जगह उन्हें दी गई है। और चलिए अब फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं इस वक्त की 7 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज। कहा बीजेपी में जाकर सब फेयर एंड लवली हो जाते। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में टीएमसी की एंट्री। गुवाहाटी में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रेडिसन ब्लू होटल के बाहर नारेबाजी की। कहा राज्य की जनता बाढ़ से परेशान, लेकिन सीएम विधायकों को खरीदने में जुटे। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार के हाजीपुर में हुई हिंसा की जांच तेज। हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर पूरी टीम के साथ पहुंचे रेल आईजी। कहा दोबारा नहीं होगी ऐसी घटना। बिहार के नवादा में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले कोचिंग संस्थानों की कल होगी जांच। जिलाधिकारी के निर्देश में 3 सदस्यों की टीम बनाई गई। दिल्ली में पीएम मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन। एक्सपोर्ट पोर्टल की शुरुआत की। पोर्टल पर विदेश व्यापार से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। जस्टिस अमजद ए सईद ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में शपथ दिलाई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से अधिक नए मामले आए सामने। 38 लोगों की जान गई। पूरे देश में 83,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं।
बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। और इधर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल कर जमीयत उलेमाए हिंद की अर्जी का विरोध किया है। यूपी सरकार का कहना है कि जो भी कार्रवाई की गई है वो कानून के दायरे में की गई है। तो आपको बता दें, कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है। और अब आपको दिखाते हैं कैसे यूपी से उत्तराखंड तक बुलडोजर की धमक सुनाई दे रही है। शहर शहर पीले पंजे का जबरदस्त एक्शन दिखाई दे रहा है, जो अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सीधा और सख्त संदेश है। कब्जाखोरी की आदत से बाज आओ, वरना कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। बिना रुके अवैध कब्जे पर बुलडोजर का वार उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक जारी है। यूपी के शामली मेरठ में बुलडोजर का एक्शन दिखाई दिया तो देवभूमि के कोटद्वार में भी बुलडोजर की धमक सुनाई दी। सबसे पहले देखिए कब्रिस्तान पर कब्जा करने वालों के खिलाफ किस तरह गरजा बुलडोजर। जी, आज ये कब्रिस्तान की भूमि पे कुछ अस्थायी अतिक्रमण कर लिया गया था, जिससे कि नगर पंचायत राजस्व टीम और पुलिस की सहायता के द्वारा हटाया गया है। ये आगे की जो भूमि है, जो दिल्ली सहारनपुर रोड पे जो आगे के साइड में उन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। इसी तरह मेरठ के कब्जाखोरों को बुलडोजर के महाअभियान ने हिलाकर रख दिया। यहां गंगानगर के मामेपुर में अवैध कॉलोनी को ढहाया गया। ये मामेपुर में खसरा नंबर 436, 436 ख, 437, 357 और 361 पर बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध कॉलोनी जो विकसित की जा रही है, जिस पे एक वार्ड संख्या 77/19 RBO एक्ट के तहत संस्थित करते हुए लगभग 20,000 स्क्वायर मीटर की ये जगह है, कॉलोनी है। इस पर ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ था। जबकि उत्तराखंड के कोटद्वार में हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को धराशायी कर दिया। 52 या 53 अतिक्रमण चिन्हित थे, उसमें सबको आंशिक रूप से ध्वस्त किया गया। सभी लोगों ने कमेंट किया और पूर्ण रूप से अपना अतिक्रमण हटा देंगे। ध्वस्त किया जाना संभव इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि नहीं तो उनकी होल बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। मतलब साफ है, जहां जहां अवैध कब्जा वहां वहां बुलडोजर गरजा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गोंडा से भाजपा के चर्चित सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए बेहतरीन शुरुआत बता दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अग्निवीर योजना का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो पहले भी कोरोना की वैक्सीन और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मामलों पर मोदी सरकार का विरोध करते आए हैं। देश भर में मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर एक तरफ विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ भाजपा के विधायक और सांसद अग्निपथ योजना पर युवाओं का भ्रम दूर करने में जुटे हैं। आज गोंडा में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अग्निपथ स्कीम की खूबियां बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। अग्निवीर योजना इतनी अच्छी योजना भारत सरकार लेकर के आई है कि जिसके तारीफ में अगर बोला जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सरकार अगर अग्निवीर योजना में वेतन न देकर सिर्फ ट्रेनिंग देती तो एनसीसी की तरह आज अग्निवीर बनने के लिए भी लोग सिफारिशें करते। हमको लगता है सरकार ने जो कुछ सहयोग के लिए पैसा अनाउंस किया वही उनकी भूल है। जी बिल्कुल नेताजी, वही उनकी भूल है। और इतनी अच्छी योजना है कि अगर शायद पैसा न कहते कि इतना पैसा मैं दूंगा तो लोग सिफारिश करते, जैसे एनसीसी के लिए लोग सिफारिश करते हैं वैसे सिफारिश करते इस योजना के लिए। बृजभूषण शरण सिंह ने अग्निपथ योजना का विरोध करने वालों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि
अग्निपथ के विरोध के पीछे शाहीन बाग और किसान आंदोलन से जुड़ी ताकतें हैं जो युवाओं को इस योजना के बहाने बरगला रही हैं। ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर विरोध किए थे, जो कोरोना की दवाई पर विरोध किए थे। ये वही लोग हैं और वही ताकतें हैं इसमें जो शाहीन बाग में काम कर रही थी पीछे से, वही ताकतें हैं जो किसान आंदोलन में काम कर रही थी पीछे से, वही ताकतें हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूं कि इस योजना पर हमारे देश के नौजवानों को गर्व होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार की कोशिश है कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल का अच्छा प्रशिक्षण मिले, लेकिन इस कोशिश को स्कूलों के प्रिंसिपल ही नाकाम करने में जुटे हैं। गोंडा में बजट मिलने के बाद भी स्पोर्ट्स किट लेने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अधिकारियों की नींद तब टूटी जब शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग से डेटा मांगा, जिसके बाद स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है। कुछ स्कूलों में स्पोर्ट्स किट खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद रैंडम जांच करवाई जाएगी। कमी मिलने पर प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई होगी। पैसा आया था खेल सामग्री खरीद के लिए और खेल सामग्री के लिए निर्देशित कर दिया गया कि खरीदें, और उसमें खरीद प्रक्रिया जारी है। डीसीएफ भरवाया जा रहा है, कंप्लीट हो जाएगी। जब उसके बाद हम लोग रैंडमली जांच करवाएंगे, अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। और अब एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो किसी के भी होश फाख्ता करते हैं, जिसे देखेंगे तो समझ आएगा कि सड़क पर चलते हुए सावधानी और सतर्कता कितनी जरूरी है। क्योंकि एक महिला पुलिसकर्मी ने तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर दम तोड़ दिया। सीसीटीवी में कैद ये मंजर रोंगटे खड़े करने वाला है। एक महिला पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हादसे के चलते महिला की मौत हो गई। होश उड़ाने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड के चंपावत की है। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही महिला सड़क पर किसी का इंतजार कर रही है। अचानक सफेद रंग की गाड़ी आकर ठहरती है और महिला आगे बढ़ने लगी। ठीक उसी वक्त बेकाबू ट्रक आया और महिला पुलिसकर्मी को रौंद डाला। महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखा आपने, जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। चलिए, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक इस बार भी जारी है सत्याग्रह। आप रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।